हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी 5 सीरीज में एक और वीडियो। आज 5 क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन से, जैसे हम ज्योग्राफी 5 में कराते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत किस सेक्शन से होने वाली है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, सही नहीं है। जब आप ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो क्या करें? सही नहीं है, पहले नहीं। ये टेल ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टॉलर ने केंद्र स्थल सिद्धांत अधिवासों के वितरण से संबंधित है, सही नहीं चुनना है। ये बिल्कुल सही है कि क्रिस्टॉलर का जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, केंद्र स्थल सिद्धांत है, वो सेटलमेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, ट्रू। क्रिस्टॉलर ने उत्तरी जर्मनी के केंद्र स्थलों का अध्ययन करता था या किया था, यही गलत है। उत्तरी जर्मनी नहीं, क्रिस्टॉलर ने दक्षिणी जर्मनी के क्षेत्र का अध्ययन किया था। दूसरा गलत है। क्रिस्टॉलर ने केंद्र स्थलों की संख्या, बिल्कुल नंबर, उनके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उनके साइज का निर्धारण किया था, बिल्कुल सही है। नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज तीनों क्रिस्टॉलर ने बताया था। क्रिस्टॉलर ने सबसे लघु स्तर के केंद्र स्थल को बाजार ग्राम कहा। जो सबसे लघु स्तर का केंद्र है वो बाजार ग्राम है, यानी मार्केट टाउन है। बाजार ग्राम या मार्केट टाउन। देखिए 1933 जर्मन विद्वान वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने केंद्र अधिवासों के वितरण, उनकी संख्या और आकार से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहते हैं। इस सेंट्रल प्लेस थ्योरी का जो उनका ऑब्जर्वेशन था, सदर्न जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों का, इन सेंट्रल प्लेसेस का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, और उस आधार पर 7 प्लेसेस में किसी भी एरिया, किसी भी अधिवासों की जो हायरार्की बनाई उन्होंने 7 लेयर में बनाई, 7 अलग अलग हायरार्की सिस्टम में डेवलप किया, 7 अलग अलग, और जिसकी शुरुआत होती है बाजार ग्राम यानी मार्केट टाउन से। जब मार्केट टाउन से हम ऊपर पहुंचते हैं तो उसे हम टाउनशिप एरिया कहते हैं, यानी नगरीय केंद्र कहते हैं। जब नगरीय केंद्र से ऊपर आएंगे तो काउंटी सीट, अब काउंटी से ऊपर आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा बाजार केंद्र, फिर नगरीय, फिर काउंटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट है। ये 4 हो गए। 4 के बाद जब बाकी 3 जो हैं वो कैपिटल्स में है, राजधानियों में है, जिसमें स्मॉल स्टेट कैपिटल, दूसरा प्रोविंशियल हेड सिटी और रीजनल कैपिटल सिटी, यानी लघु राजधानी, लघु राज्य राजधानी, प्रांतीय राज्य राजधानी और प्रादेशिक राज्य राजधानी। तो ये 7 हायरार्कियल सिस्टम्स हैं, 7 हायरार्कियल। तो याद रखिएगा, यहां पर सबसे स्मॉल पूछा है, ये पूछ सकता है कितना है, ठीक है, जिसकी शुरुआत होती है बाजार ग्राम, फिर टाउनशिप सेंटर, फिर काउंटी, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद 3 जो आते हैं वो क्या है? वो लघु राज्य राजधानी, प्रांतीय प्रधान नगर और प्रादेशिक राजधानी नगर। ये 7 अलग अलग सिस्टम हैं। तो गलत हुआ, उत्तरी जर्मनी की जगह दक्षिणी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियड और ओडिसी की रचना निम्न में से किसने की थी? तो ये सभी जानते हैं कि होमर, जो कि ग्रीक था, उसने की थी। और होमर के बारे में ये कहा जाता है कि ये चाइल्डहुड ब्लाइंड, बचपन से ही ये अंधे थे, और इन्होंने ट्रोजन युद्ध के बारे में कविता, ये इलियड ओडिसी जो है ना, ये पोयम फॉर्म में है, और ये एक वॉर, जिसे हम ट्रोजन वॉर कहते हैं, ये ट्रोजन वॉर से संबंधित है, ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है। और ट्रोजन वॉर का एक पार्ट जो है, एक पार्ट ये संबंधित है इलियड से, और वॉर के बाद वापसी जो है वो ओडिसी में कहा गया है। तो क्वेश्चन था कि किसने किया? तो ये होमर ने लिखा था, जो कि एक ग्रीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार का निर्माण निम्न में से किस प्रकार से होता है? देखिए, टार की जो संरचना होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे लगता है पत्थरों को सजाकर रख दिया गया हो। टार की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है।
और नीचे से ऊपर जाने पर पत्थरों का आकार जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। कुछ देखने में ऐसे लगता है। अब देखिए 4 का नंबर, ग्रेनाइट शेल का अनाच्छादन। अनाच्छादन मतलब डेन्यूडेशन, जिसमें अपक्षय तथा अपर्दन दोनों ही होते हैं। डेनोडेशन मतलब अपक्षय और अपर्दन दोनों ही होते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी कभी डेनोडेशन वर्ड आएगा तो मतलब दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही होगा। ठीक। बालुका पत्थर से टार का निर्माण नदीय शैलों से होता है, आग्नेय चट्टानों के। चलिए अब आता है ग्रेनाइट शेल का अनाच्छादन। जब भी टार का निर्माण आएगा तो ग्रेनाइट यानी आग्नेय शेल के डेनिडेशन यानी अपक्षय और अपर्दन से इसका निर्माण होता है। जब कभी ग्रेनाइट शेल का अनाच्छादन होगा तो जो चट्टाने हैं वो ऐसे बड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और उसी बड़े छोटे टुकड़ों में एक क्रम होता है जिसमें बड़े टुकड़े नीचे आधार के रूप में और उससे बड़े टुकड़े धीरे धीरे ऊपर की तरफ छोटे होते जाते हैं। आपने कभी पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की आकृतियों को देखा होगा जिसमें बड़े टुकड़े नीचे और ऊपर, जैसे लगता है उनको किसी ने अरेंज किया हो या सजा के रख दिया हो। तो जब भी कभी आएगा टार का निर्माण तो वो कैसे है, वो ग्रेनाइट शैलों के अनाच्छादन से यानी डेनिडेशन से होता है, या वेदरिंग और इरोजन से। कश्मीर घाटी की उत्पत्ति निम्न में से किस काल में हुई? देखिए जब भी कभी कश्मीर घाटी आएगा ना तो प्लीस्टोसीन जरूर याद रखिएगा। ठीक। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। टर्शरी एरा का ये पूरा सिस्टम, ये सारे पीरियड टर्शरी एरा के हैं। उसके बाद प्लीस्टोसीन और फिर होलोसीन। प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। अब इसी प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड जो है इसी में करेवा सरोवर जो कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, यहां पे क्या था, यहां पे करेवा सरोवर था जो कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय, ये क्या है, ये करेवा सरोवर है। और इसी में ग्रेट हिमालय, ये क्या है, ये पीर पंजाल है। और ये ग्रेट हिमालय, इन दोनों के बीच में इसी करेवा सरोवर में धीरे धीरे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए। और कैसे सेडिमेंट्स थे, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो सेडिमेंट हुआ ये कैसे थे। ये सेडिमेंट ग्लेशियोफ्यूवियल थे। कैसे थे, ग्लेशियोफ्यूवियल सेडिमेंट। ग्लेशियोफ्यूवियल यानी ग्लेशियर और जल, जब जल पिघलता है, याद रखिए ग्लेशियोफ्यूवियल जो एजेंट है वो रिलेटेड है परिहिमानी यानी प्री ग्लेशियल रीजन से। तो वहां पर ग्लेशियर जब पिघल के अपने साथ अवसाद लेके आता है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियोफ्यूवियल वर्क। तो वो ग्लेशियोफ्यूवियल वर्क से इसी ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो गहरा भाग था, जो एंटीक्लाइनल पार्ट था, वहीं पर आकर वो डिपोजिशन हुआ और धीरे धीरे सैंड, स्टोन और मड से वहां पर वो प्लेस पूरा भर गया और वो कश्मीर घाटी के रूप में फॉर्म हो गया। ऐसे ही कश्मीर घाटी जैसे ही एक और दूसरी घाटी है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, जिसे हम काठमांडू वैली भी कहते हैं। तो यहां पर आज केसर की खेती होती है, यहां पर बादाम और सेब की खेती की जाती है कश्मीर वैली में। और कैसे बना है ये डिपोजिशन से बना है और प्लीस्टोसीन पीरियड में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, कथन ए, मध्यमान विभिन्न आंकड़ों का औसत होता है। यानी जो मध्यमान है वो क्या है, वो एवरेज है। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, मध्यमान को समांतर माध्य भी कहते हैं, यानी उसके दूसरे नामों पे चर्चा कर रहा है। देखिए
इसको अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य भी कहते हैं। यानी जब भी कभी मध्यमान वर्ड आएगा तो उसे अंक गणितीय माध्य, और या इसको औसत भी कहते हैं। औसत मतलब कि अब आपको एवरेज निकालना है, और एवरेज का एक फॉर्मूला होगा क्या, सिग्मा एक्स बाई एन। एक्स का मतलब क्या होगा, जितने भी चर हैं सबको हमने जोड़ लिया और जितने उसके नंबर्स हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या हो गया, उससे हमें एक औसत मिल गया, जिसे हम आंकड़ों, तो क्या मध्यमान विभिन्न आंकड़ों का औसत है। कथन एकदम ए क्लियरली सही हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि मध्यमान को समांतर माध्य भी कहते हैं। तो दूसरा जो कथन है वो भी क्या है, वो भी सही है, ये उसके नाम है। यानी क्या नाम है, अंगगणितीय माध्य और औसत या समांतर माध्य इसके निक नेम होते हैं। मध्यमान एक ऐसा स्थिर अंक होता है, और ये क्या होता है, वो कभी क्वेश्चन आए कि मध्यमान क्या है, तो ये एक स्थिर अंक है, स्थिर अंक है जो क्या है, संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव है, और किसका, जितने भी डेटा, जितने भी आंकड़े हैं उन सब का रिप्रेजेंटेटिव होता है ये मध्यमान। तो इसे अंकगणितीय माध्य में भी कहते हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं, इसे औसत भी कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न आंकड़ों का क्या होता है, विभिन्न आंकड़ों का औसत होता है। तो आज के 5Q क्वेश्चन, जिसमें हमने कार्टोग्राफी के क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन देखा, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन देखा, और जिसमें हमने थॉट से क्वेश्चन देखे, हमने यहां पर एक क्वेश्चन देखा जो कि आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड था। आज के 5Q में इतना ही। पिछले 5Q भी देखिए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आने वाले नेट और यूपी HESC का जो एडवर्टाइजमेंट 51 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है उसमें आपको हेल्प मिल सके। इस क्लास में इतना ही। गुड बाय।